नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हुर्मुज अभी भी बंद है और अब तो इजराइल भी खतरे में है। तो कहते हैं जो चले थे दुनिया को बचाने, आज खुद का आशियाना ही गवा बैठे। रोशन करने चले थे जमाना सारा और खुद अंधेरे में दिल लगा बैठे। यह है दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की कहानी। ईरान में लोकतंत्र की सुरक्षा करने चला था अमेरिका, आज इजराइल भी खतरे में आ गया है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात अमेरिकी सैन्य अधिकारी कह रहे हैं। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर इजराइल ईरान में भीषण युद्ध छिड़ जाए तो अमेरिका इजराइल को बचाने में नाकाम साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में मिसाइल और जो रक्षा भंडार है उसका स्टॉक ही खत्म होने जा रहा है। पूरी दुनिया एक वक्त में अमेरिका का नाम सुनकर ही कांप जाती थी। उस अमेरिका को महज 5 महीनों में घुटनों पर लाकर ईरान ने खड़ा कर दिया। इस जंग में ईरान ने ऐसा रेला है कि अमेरिका के सारे मिसाइल सिस्टम, इंटरसेप्टर्स सब पनाह मांग रहे हैं। और अब जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए जिस जंग का आगाज किया गया, और भी बहुत सारी चीजें थी, परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे, उस पर तो मैं आपको बहुत बार अपडेट दे चुका हूं। जो सबसे मेन रीजन था कि परमाणु हथियार इसलिए नहीं बनाने देंगे क्योंकि इजराइल की संप्रभुता खतरे में आ जाएगी, इजराइल का वजूद खतरे में आ जाएगा, और इसलिए इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया। और अमेरिका ने कसम खाई कि इजराइल को कुछ नहीं होने देंगे, बाल भी बांका नहीं होने देंगे। हालात ये हो गए कि अब इजराइल पर ही खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्टर्स स्टॉक जैसे ही कम हुआ, अमेरिका और इजराइल दोनों के होश उड़े हुए। अमेरिका कह रहा है कि सऊदी के कहने पर हमला रोक दिया गया। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट रिलीज हुई, सामने आई या लीक हुई, जो भी आप कह लीजिए, जिसमें यह कहा गया है कि अगर जंग लड़ने गए ईरान ने हमला किया तो बचाने के लिए इंटरसेप्टर्स ही नहीं है। उधर अमेरिकी सैन्य कमांडर ने यह तक दावा कर दिया है कि अब तो हमें यह समझ नहीं आ रहा कि पहले हम खुद की सुरक्षा करेंगे, अपने बेसेस बचाएंगे, अपने सैनिकों की रक्षा करेंगे, या इजराइल को बचाने जाएंगे। कहां गई सुपर पावर की बादशाहत? क्या हुआ वो दादागिरी के दौर का? कहां खत्म हो गया गुरूर? और वो शोले का बहुत मशहूर डायलॉग है, अब तेरा क्या होगा कालिया। तो इजराइल को अमेरिका ने खतरे में डाल दिया अपनी इस बेवकूफी की वजह से, या यूं कहिए कि एक फेल्ड रणनीति की वजह से। और हुआ क्या? हुआ यह कि अमेरिका को 5 महीने की जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा। नुकसान का खामियाजा न सिर्फ अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है बल्कि इजराइल भी भुगतेगा। खबर है कि इजराइल खुद एक बहुत बड़े खतरे में आ गया है, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी हथियार स्टॉक में कमी, जिससे दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका प्रॉपर तरीके से आज की तारीख में इजराइल को भी सेफगार्ड नहीं कर सकता, इसलिए इजराइल पर खतरा बढ़ा है। अमेरिकी इंटरसेप्टर खत्म होने की वजह से इजराइल प्रॉब्लम में है। ईरान और उसके प्रॉक्सी के हमलों से इस वक्त इजराइल को लंबे समय तक बचा पाना लगभग नामुमकिन है। ईरान और उसके प्रॉक्सी यानी कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अगर इजराइल के ठिकानों पर हमले शुरू कर देते हैं तो कुछ दिन तक तो इन हमलों को झेला जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक इन हमलों को सस्टेन नहीं किया जा सकता है। और अमेरिकी सैन्य कमांडर यह मानकर चल रहे हैं कि इजराइल की सुरक्षा भी खतरे में है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि यूएस के सामने दोहरी चुनौती है। या तो यूएस मिडिल ईस्ट के अपने बेस बचा ले, या तो इजराइल की सुरक्षा कर ले, और तो और अगर दोनों में से कुछ नहीं कर पा रहा है तो कम से कम ईरान से डील ही कर ले। इस वॉर की वजह से यूएस में भयंकर मिसाइलों की कमी हो गई है, जबकि यूएस से इजराइल लगातार हथियार और मिसाइलों की मांग कर रहा है। यूएस के पास आज की तारीख में इंटरसेप्टर्स की कमी है, एयर डिफेंस मिसाइल्स की कमी है, इजराइल के हथियार सप्लाई पर भी संकट है।
अब तक इजराइल अमेरिका से बड़ी मात्रा में हथियार लेता था और इजराइल की ताकत के पीछे की एक बड़ी वजह अमेरिकी डिफेंस टेक और अमेरिकी हथियार भी थे। और आज इंटरसेप्टर और मिसाइल खत्म होने की वजह से खुद इजराइल पर संकट पड़ा हो गया है, क्योंकि इजराइल का दुश्मन इस इलाके में सिर्फ एक मुल्क नहीं है, इजराइल के कई दुश्मन हैं। एक तो ईरान है ही, उसके रेजिस्टेंस भी आप ले लीजिए, हमास है, हिजबुल्लाह है, हूती है, इराकी मिलिशिया हैं। इसके अलावा फिलिस्तीन, तुर्की, पाकिस्तान, कई देशों से इजराइल को खतरा है। ऐसे में अमेरिकी हथियारों का जखीरा खत्म होने की वजह से इजराइल लंबे समय तक इन मुल्कों से संघर्ष नहीं कर सकता है। साथ ही साथ इजराइल में अगले 2 महीने में चुनाव भी होने वाले हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू के सामने भी प्रॉब्लम है, इसलिए वो अमेरिका के दौरे पर भी गए थे, वहां पर भी हथियार स्टॉक पर लगातार चर्चा हुई। लेकिन अमेरिका को पता नहीं था कि 5 महीने की लड़ाई में ईरान बकिया उधेड़ कर रख देगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका से इजराइल को हथियारों की सप्लाई बाधित हो गई। जर्मनी और इटली से भी हथियार खरीदता है इजराइल। जर्मन पनडुब्बियां और युद्धपोतों के पुर्जे और रक्षा तकनीक देता है। जर्मनी और इटली ने भी जंग के बीच सप्लाई रोकी हुई है। ब्रिटेन और भारत से भी इजराइल कई रक्षा सामान खरीदता है और जंग के बीच हथियारों की सप्लाई पर भी संकट है। हमास, हिजबुल्लाह, हूती ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अमेरिका और इजराइल दोनों के सामने प्रॉब्लम बड़ी है। अगर अमेरिका डील नहीं करता है तो इजराइल और अमेरिका को ईरान में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और यह बात अब अमेरिका अच्छी तरीके से समझ गया है। और जिस तरह की तैयारी अमेरिका कर रहा है, अमेरिका एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। यहां तक कि 10 और एयर रिफ्यूलर जो विमान है वो इजराइल भेजने की तैयारी में। इजराइल में टोटल 40 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर हो जाएंगे। यानी अमेरिका बहुत तेजी से एक बहुत बड़े हमले के प्लान में है कि बहुत बड़ा अटैक करेंगे, अचानक से सरप्राइज कर देंगे ईरान को। ताबड़तोड़ हमले के बाद ईरान बैकफुट पर आ जाएगा और डील करने के लिए तैयार हो जाएगा। अमेरिका को लंबी लड़ाई नहीं लड़नी है, अमेरिका को यहां डील चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। इसलिए अमेरिका एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग भी कर रहा है। लेकिन इस बीच अगर यह फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ तो न सिर्फ इजराइल का वजूद खतरे में होगा बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के बेस भी उतने ही खतरे में होंगे। और यहां तक एक और अपडेट मैं आपको दे दूं कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जारी रह रहे अमेरिकन के लिए एडवाइजरी जारी की है कि आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मिडिल ईस्ट खाली कर दो, क्योंकि अगर हालात बिगड़े तो हम आपको वहां से नहीं निकालेंगे। आपकी जान की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी होगी। मतलब आप समझ गए होंगे कि अमेरिका के हाथ में अब डील के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर एक बड़ा हमला ईरान पर होता है तो ईरान उतना ही बड़ा अटैक मिडिल ईस्ट पर भी करेगा और इजराइल पर भी करेगा। मतलब बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। लेकिन लंबी लड़ाई के लिए अब अमेरिका रेडी नहीं है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल जयेश सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज मीठी बोरवाला, ईरान मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में बहुत स्वागत उनका भी करेंगे। और पूर्णिमा नाथ भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, अमेरिका से लाइव। लेकिन पहला सवाल मेरा आलोक जी आपसे है, जो सिचुएशन बनता दिख रहा है कि भाई 40 आप स्ट्रेटो टैंकर लेकर आ रहे हैं इजराइल में, 30 पहले से है, टोटल इस एरिया में 70 स्ट्रेटो टैंकर हो जाएंगे अमेरिका के। इसके अलावा अमेरिकन के लिए एडवाइजरी, दूसरी तरफ अमेरिकी कमांडर का यह कहना कि आपके पास इजराइल की रक्षा करने के लिए भी अब हथियार नहीं है और ऑप्शन भी नहीं है। चुनौती यह है कि अमेरिका अपने सैन्य बेसिस की रक्षा पहले करेगा या इजराइल की रक्षा पहले करेगा। यह तो सुसाइडल हो गया पूरा का पूरा मामला। आलोक जी। या विवेक जी नमस्कार। बिल्कुल सही आपने बोला है। जो वहां पर रिपोर्ट्स आई हैं वो पब्लिक हो गई हैं, बल्कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम पब्लिक किया था उनके ऊपर वहां के पेंटागन वाले जो है वो केस करने की सोच रहे हैं कि उन्होंने स्टेट सीक्रेट्स को क्यों जाहिर कर दिया। कोई केली थे वहां के। तो अभी देखिए क्या हुआ, अमेरिका की बहुत बड़ी गलती हुई, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है ये।
कोल्ड वार जब खत्म हुआ था उसके बाद से इन्होंने अपने पूरे वार जो म्यूनिशन प्रोडक्शन का सिस्टम था उसको इन्होंने ठंडे बिस्ते में डाला, उसमें पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस किए। 1993 में वहां के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे विलियम पेरी। उन्होंने सारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को बुला करके और ये कहा कि भाई अब भी आप जो है या तो डाइवर्सिफाई कीजिए या मर्ज कीजिए, हमें इतने ज्यादा कंपनीज और इतने ज्यादा प्रोडक्शन लाइंस की जरूरत नहीं है। और इसका नतीजा ये हुआ कि जहां छोटी बड़ी 51 कंपनियां थी मैन्युफैक्चरिंग की म्यूनिशंस की, वो घट के 5 हो गई वहां पे। तो ये पूरी पॉलिसी फेलियर है अमेरिका की। उस समय अमेरिका ने ये कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से किसी लंबे युद्ध में उसको फंसना पड़ेगा। कोल्ड वार के बाद में ऐसी स्थिति हो गई थी कि बस वो इराक और थोड़ा उत्तर कोरिया इसी से समझना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत बड़े चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा स्टॉकपाइल की जरूरत नहीं है। ये पूरा कैलकुलेशन अमेरिका का गलत हो गया। अब जब इनको समझ में ये बात आई जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और क्रीमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया आक्रमण करके, ये 2022 के आसपास इनको ये लगने लगा कि अब जो है हमें स्टॉकपाइल जो है हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लंबा युद्ध करना पड़ेगा। इन्होंने हथियार जब देने शुरू किए यूक्रेन को और इधर ईरान का मामला गरमाया तो बिल्कुल ही ये नंगे हो गए, क्योंकि इन्होंने आधे से अधिक, विवेक जी बड़ा आश्चर्य होता है मुझे, आधे से अधिक इन्होंने अपने लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स एंड मिसाइल्स खर्चे कर दिए जो इनका ग्लोबल स्टॉक था उसमें। यही नहीं, अब ये कह रहे हैं कि इनका प्रोडक्शन स्ट्रक्चर इस तरह का है कि सिर्फ जितना इन्होंने खर्चा किया है उसकी भरपाई करने में करीब 3 साल से ज्यादा का समय लगेगा। मैन्युफैक्चरर्स ने बोल दिया है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा इन्होंने सैंक्शन कर दिया। हाईएस्ट बजट इस बार दिया है 1 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर का। लेकिन प्रोडक्शन लाइन आप रातों रात कैसे बढ़ा लेंगे जब आपने खड़ा नहीं करके रखा है? तो मैन्युफैक्चरर्स ने बड़ा क्लियरली कहा है कि कुछ तो हथियार ये चलिए एक साल 2 साल में कर लेंगे, लेकिन पूरी आपूर्ति वो 3 साल कम से कम लगेगा। तो क्या 3 साल अमेरिका युद्ध करने की स्थिति में नहीं है? ताइवान के साथ अगर झड़प होता है तो क्या करेगा अमेरिका, कैसे ताइवान को बचाएगा? ठीक है, इसमें एक रिपोर्ट ये आई है कि जो नेवल इनके लॉन्ग रेंज एंटी शिप्स मिसाइल्स हैं या शिप्स लॉन्च करने वाले जो लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स हैं उसमें कमी नहीं आई है क्योंकि उसका खर्चा यहां नहीं हुआ है। लेकिन व्हाट अबाउट अदर मिसाइल्स, व्हाट अबाउट थर्ड, व्हाट अबाउट पेट्रियट, व्हाट अबाउट इनके जो एरो 3 एरो 4 जो इनके जितने भी मिसाइल्स हैं इस तरह के लॉन्ग रेंज वाले, वो सब का क्या होगा? अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। और इसीलिए आप देखिएगा विवेक जी, आपने जो बोला ना कि मिडिल ईस्ट से ये अपने लोगों को बोल रहे हैं कि आप वो ये क्षेत्र खाली कर दीजिए, मिडिल ईस्ट से इनको अपने सैन्य क्षेत्र भी खाली करने पड़ेंगे। अपने सारे वहां से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हाई एसेट आइटम्स है, वो वहां से शिफ्ट करने पड़ेंगे अगर ईरान के ऊपर इनको कोई बड़ा आक्रमण करना है तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका अभी हिमाकत नहीं करेगा जब तक कि वो अपने एसेट्स को वहां से सेफ डिस्टेंस में यूरोप में दूर शिफ्ट नहीं करता है। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर अमेरिकी एसेट्स की बहुत भयंकर नुकसान होगा और अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे और काफी ज्यादा उनके हथियार और काफी ज्यादा जो जहाज है, एयर डिफेंस सिस्टम्स है, कब उसका काफी नुकसान होगा। तो ये अमेरिका बहुत बुरी तरह फंस गया विवेक जी, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। जी हाँ, आपको भी लगता है फंस गया अमेरिका? मुझे तो लगता है कि सुसाइडल अटेम्प्ट ना ले ले बहुत बड़ा अटैक करके, कि जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई आप अपने जो है वो हिसाब किताब समेटो, वहां से हम आपको बार बाद भी निकाल नहीं पाएंगे। दूसरा कह रहे हैं कि हम इजराइल की रक्षा करें कि अपनी रक्षा करें, खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा अमेरिकी कमांडर्स को। अब देखिए इजराइल की रक्षा कैसे करेंगे, जी, मेरा यूक्रेन सवाल मांग आलोक रहा है जी सोली सर से था, मेरा सवाल सोली सर। जय हिंद विवेक जी। नहीं सर, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 19 सितंबर 1796 को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने फेयरवेल चिट्ठी में अमेरिकी नागरिकों को लिखा था कि अमेरिका का अब उदय होना शुरू हो गया महाशक्ति के तौर पे, और अगर अमेरिका दूसरे देशों के बीच में टांग नहीं अड़ाएगा तो अमेरिका आजीवन महाशक्ति रहेगा। लेकिन जिस दिन अमेरिका ने दूसरे देशों के मामलों में टांग अड़ानी शुरू की, उस दिन उसका पतन होगा महाशक्ति के तौर पे।
देखिए 1796 में लिखी गई चिट्ठी कितनी सही और सटीक साबित हुई आज हम 2026 में हैं। अमेरिका ने जो भारी गलतियां की वो तो सारे जानते हैं, लेकिन ये ईरान युद्ध अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाएगा। विवेक जी, आज से 25 साल बाद जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा, 3 देश के नागरिक ट्रंप को और नेतन्याहू को बहुत गाली गलौज करेंगे। अमेरिका, इजराइल और ताइवान। अमेरिका क्योंकि उसकी महाशक्ति का जो ओहदा था वो ईरान युद्ध से घटना शुरू हो गया है। इजराइल क्योंकि आने वाले कुछ सालों में इजराइल 2 टुकड़ों में बंट जाएगा, फिलिस्तीन आजाद देश के रूप में उभरेगा। और ताइवान जिसकी रक्षा अमेरिका नहीं कर पाएगा और उसको पूरी तरह से दबोच लेगा चीन। अमेरिका के जनरल्स कई हफ्तों से ट्रंप को कहते आए, युद्ध शुरू होने से पहले भी, बल्कि 14 जनवरी इस साल जब व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मीटिंग चल रही थी, तब भी अमेरिका के सेना मुखिया जनरल डैन केन ने कहा था हमारे पास इतना असला नहीं है। अगले दिन ट्रंप ने अमेरिका के जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको बुला के बोला तुम ये मिसाइल बनाओ, वो बनाओ। देखिए, ये मिसाइल बनाने के लिए टाइम लगता है। ये कोई आलू प्याज नहीं है कि आपने कढ़ाई में डाला और आपने फटाफट सब्जी बना ली 5 मिनट में। ये चीज ट्रंप को समझ ना आती है और ना ही वो समझना चाहते हैं। अमेरिकी सेना के एक बड़े प्रसिद्ध जनरल रहे हैं लेफ्टिनेंट पॉल वैन रिपर। उनका एक बयान बड़ा फेमस है। उन्होंने कहा था, युद्ध एक गंभीर विषय होता है राजनेताओं पे छोड़ने के लिए। वॉर इज अ सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। देखिए, ये जो लड़ाइयां होती हैं ये बड़े सोच समझ के बाद, बड़ी पढ़ाई के बाद, बड़े अध्ययन के बाद कोई भी जनरल अपना कैंपेन प्लान करता है, जो ट्रंप को समझ नहीं आया। और देखिए आज अमेरिका किस बुरी सिचुएशन में है कि वो ईरान से तो आप छोड़िए, इस पूरे जो घटनाक्रम में अगर एक देश हंस रहा है वो है चीन, क्योंकि उसके लिए ईरान पे युद्ध करके अमेरिका ने चीन के लिए ताइवान के रास्ते, दरवाजे आराम से खोल दिए हैं। वही हिसाब किताब है। लेकिन अब क्या होता है कि आप जब बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स भी बनती हैं। आपने खुद के लिए ट्रैप तैयार कर लिया। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपने अमेरिकी बेस बचाएं या फिर आप इजराइल को बचाएं। फिरोज साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? जी, आज तो आई थिंक काफी क्लैरिटी आ गई है सिचुएशन में। खाली इंटरसेप्टर स्टॉक्स की बात करते जो आलोक साई जी कर रहे थे। हाँ। जंग के पहले इनके पास 2330 पेट्रियट के मिसाइल इंटरसेप्टर्स थे। वो अभी 760 से 800 तक आ चुके हैं, मतलब 65% का डिप्लीशन हो चुका है। जो थर्ड मिसाइल्स थे वो 452 थे, वो होते होते वो 235 275 तक आ चुके हैं। तो मैसिव डिप्लीशन। दूसरा है कि आप कॉस्ट देखिए, ईरान के जो ड्रोन्स है उसको $50,000 से $100,000 में बन जाते हैं। मिसाइल जोन से $3 लाख या $1 मिलियन में बन जाते हैं। उसके सामने इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो $3.5 मिलियन टू $12 मिलियन होता है। ईरान एक मिसाइल फायर करता है तो इनको 2 इंटरसेप्टर्स फायर करने पड़ते हैं। तो वो एक्चुअली कॉस्ट बेनिफिट रेशो भी नहीं है। और ईरान ने ये तैयारी पोस्ट 9/11 जब इराक पे लोग ने हमला किया था तो ईरान समझ गया था कि मेरे पीछे लोग आएंगे, मेरे पे हमला होगा। तो पिछले 25 साल से ईरान ने मिसाइल और ड्रोन के अंडरग्राउंड शहर तैयार किए दिए। इसलिए उनका स्टॉक जितना भी वेस्टर्न मीडिया बोले कि खत्म हो रहा है वगैरह वगैरह, ईरान के पास कुछ है नहीं। मगर ईरान का मैन्युफैक्चरिंग भी जारी है और अटैक भी जारी है। ये जंग जो अभी मतलब जॉन मिर्शमा, जेफरी सैक्स, लैरी विल्किंसन, ये ऐसे लोग हैं जिनको मैं लगातार देख रहता हूँ। और जब ट्रंप ने ऐलान भी किया कि मैं ईरान पे एक बहुत बड़ा हमला करने वाला हूं, उनको तबाह कर दूंगा, तब भी जॉन मिर्शमा का वीडियो आया है कि एक्चुअली एक कैटास्ट्रोफिक डिफीट अमेरिका के लिए। उसको पता ही नहीं उसको क्या करना है। और अभी ट्रंप एक्चुअली एग्जिट स्ट्रेटेजी ढूंढ रहा है। अभी ये रुकी है क्यों जंग? अभी के लिए रुकी है। मेरा मानना है कि ट्रंप और नेतन्याहू समटाइम और द अदर ये सब वापस आने वाले हैं। एक तो बड़ा मिड टर्म का ही क्राइसिस है कि अगर ऐसी परिस्थिति चलती रही और ईरान इसको ढकेलना चाहता है, अगर ट्रंप लड़ना चाहता है तो ईरान ढकेलता रहेगा मिड टर्म तक और रिपब्लिकन पार्टी का मैसिव डिजास्टर होगा। और उसके साथ ये पॉइंट है कि एक्चुअली गल्फ कंट्री से बहुत बड़ा विरोध हुआ, क्योंकि ईरान ने कहा कि अगर मेरे पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, ब्रिजेस तबाह हो जाएंगे तो गल्फ में जितने ये गल्फ कंट्रीज के एसेट्स है और अमेरिका के जो एसेट्स है सब कुछ तबाह हो जाएगा, इजराइल का भी की भी तबाही आ जाएगी।
उसके बाद ट्रम्प को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि सऊदी ने क्लियर कट बोला हमारे वहां से अभी तुमको जेट फाइटर उड़ाने देंगे नहीं, हमारे एयर स्पेस को तुम्हारे मिसाइल्स नहीं लगने वाले, और हमारा जो कंबाइंड जो गल्फ कंट्री से $3 ट्रिलियन का जो हमने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि इतना इन्वेस्टमेंट होगा, वो भी भूल जाओ, वो सब चाइना की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि सऊदी भी समझ रहा है कि ये जंग से पूरे गल्फ को बहुत ही नुकसान हुआ है, और अमेरिका ये जंग में कुछ कर नहीं पा रहा है। ओके, और जॉन मेरेशम क्या बोल रहे हैं कि इसका फेलियर किधर है? नंबर 1 इसके चार ऑब्जेक्टिव्स थे। रेजिम चेंज में फेल, न्यूक्लियर प्रोग्राम फेल, ओबामा का अच्छा खासा डील था वही ट्रम्प को मिलेगा, उससे कुछ खास मिलेगा नहीं। उसके साथ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को हम बर्बाद करके रखेंगे, ईरान को अलग कर देंगे, वो फेल हो गए। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पहले से ज्यादा कोऑर्डिनेटेड और स्ट्रांग है। और उसके साथ जो उनका मिसाइल प्रोग्राम खत्म करो, जो नेतन्याहू चिल्ला रहा था कि सबको निहत्था करो, मैं बाद में मारूंगा, जेनोसाइड करूंगा। और हॉर्मुज जो खुला था, आज एक डेमोक्रेटिक सेनेटर ने बोला हॉर्मुज खुला था, प्रॉब्लम था नहीं, हमने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अभी हम लोग जो प्रॉब्लम नहीं था उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहुंचे, और पहले से ईरान ज्यादा यूनाइटेड हो गया है। तो अभी अमेरिका की अब shipping देखिए basis अब पे क्या है। करेंगे? अब डील के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये डील के अलावा भी जो 14 पॉइंट की डील थी, पहले उसका अमल करो, ठीक है। आपने भी गाजा की कुछ बात की है, नेतन्याहू को वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा, लेबनान से विड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके डील होगी। ईरान अपने लिए नहीं लड़ रहा है, ईरान ये पूरे कित्ते के लिए लड़ रहा है, ईरान आज पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है। क्योंकि जो मैम ने कहा अमेरिका से कि ईरान जो खड़ा हुआ है, वो पूरी जो दुनिया की दादागिरी वाली बात थी कि मादुरो को किडनैप करूंगा, क्यूबा पे सैंक्शन डालूंगा, ग्रीनलैंड जबरदस्ती से लूंगा, भारत पे टैरिफ डालूंगा, हमारे सेलर्स को उसने मारा है, क्या क्या नहीं चल रहा है अमेरिका की दादागिरी से। वो दादागिरी के सामने ईरान एक देश खड़ा हुआ है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, इराकी मिलिशियाज हो, यमन के अंसारुल्लाह हो, ये सब मिलकर आज दुनिया को बदल रहे हैं। पर रशिया आलोक नेटो जी को कुछ निपट कहना रहा चाह है। रहे हैं। आलोक साहब जी, क्या ऑप्शन, विकल्प क्या? अमेरिका के पास मुझे लगता है डील के अलावा कोई विकल्प रहा है। हाँ विवेक जी, आपने बोला विकल्प के बारे में, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जो यूक्रेन को जो सप्लाई हुआ है ना, वो ज्यादा मेजर रीजन नहीं है, क्योंकि सिर्फ 600 वहां पर टॉमहॉक मिसाइल दिए गए थे, और ज्यादा जो करीब 85 बिलियन का जो सहायता दिया गया है, वो 102 आइटम है जो यूक्रेन को सप्लाई किए गए थे। उसमें ज्यादातर आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल है, टीओडब्ल्यू है, इस तरह के म्यूनिशंस हैं ज्यादा। तो ये जो डिप्लीशन हुआ है, ये ईरान वार के बाद से हुआ है। और इनके पास अब ऑप्शन क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। या तो ये वहां से अपने एसेट्स को हटाएं मिडिल ईस्ट से, और उसके बाद ये अटैक लॉन्च करें, और अगर नहीं तो जो लॉन्ग रेंज की जब इनके मिसाइल्स और इंटरसेप्टर्स और अटैक मिसाइल्स की कमी हो जाएगी, तो अब इनको थोड़ा नजदीक जाके अटैक करना पड़ेगा, जिससे इनका कोलेटरल डैमेज होने की संभावना है। इसमें ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। तो इसलिए मुझे अब समझ में आ रहा है कि जो क्लोज डोर ब्रीफिंग दी गई थी कांग्रेसमैन को, और कांग्रेसमैन बाहर आकर के बोल रहे थे कि भाई ये तो बात कर रहे हैं ऐसा कि हमें और भी अमेरिकी सैनिकों की मृत्यु होगी, तो अमेरिका के पास जब लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये मीडियम रेंज के हथियार से लेकर के आक्रमण करेंगे, और तब इनकी कैजुअलिटी होनी शुरू होगी ज्यादा, क्योंकि इनको क्लोज इन करना पड़ेगा, नजदीक जाना पड़ेगा। जी हाँ, तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका ये अभी रिस्क लेगा, और किसी न किसी बहाने से इस युद्ध को, अभी आक्रमण को रोक के रखेगा, जब तक कि उसके एसेट्स मिडिल ईस्ट से सेफ जगह पर नहीं शिफ्ट हो जाते हैं। जी हाँ, तो मिडिल ईस्ट से एसेट तो शिफ्ट कर लेंगे, इजराइल कहां लेकर जाएंगे? इजराइल तो वहीं रहेगा सर। इजराइल जब तक है तब तक अमेरिका की जान वहां फंसी हुई है, जैसे वो कबूतर मुज्जिन की जान फंसी रहती थी, कोई राक्षस था उसकी जान फंसी रहती थी। तो प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिकी बेस नहीं है, अमेरिका के लिए बड़ा टास्क इजराइल भी है। इजराइल को बैकअप तो देना ही होगा उनको एट एनी कॉस्ट। या तो हो सकता हो कि प्रेशर बनाने के लिए कह रहे हो कि हम 10 रिफ्यूल टैंकर और भेज दो, 40 वहां तैनात कर दो, 20 सऊदी में डाल दो, जिससे कि थोड़ा सा प्रेशर बन जाए। फिर वो सब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक छोटी बात यहाँ कहूंगा, क्योंकि इस पे एक अलग चर्चा का विषय है, अगली बार विवेक जी आपको करना चाहिए, कि अमेरिका में अभी जो एंटी इजराइल सेंटिमेंट है, 80% डेमोक्रेट्स अभी एंटी इजराइल बन चुके हैं, 60% ओवरऑल सेंटिमेंट इजराइल के विरोध में है। इजराइल ने देश को बर्बाद कर दिया है, जॉन एफ कैनेडी की हत्या से लेकर पूर्णिमा जी का एक 9/11 रिएक्शन ले लेते हैं इस पर जल्दी से। पूर्णिमा जी, क्या ये सही है?
जी विवेक जी, मैं थोड़ा सा संक्षेप मैं थोड़ा सा समराइज करना चाह रही हूँ। हमारे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो कैपेसिटी है 704 मिलियन बैरल। अभी यहाँ पे 43% हो चुकी है, बेसिकली 307। अभी इसका मतलब हुआ है कि 35-36 डेज का जो स्टॉक होती है वो अभी 15 डेज में आ चुकी है। ये है सिर्फ Deplete एसपीआर कर की। गया। अब थर्ड और इंटरसेप्टर की जब बात कर रहे हैं, उसका बॉटल नेक 3 to 5 ईयर्स है। उसके बाद आप ग्राउंड ट्रूप देखिए, अभी मिडिल ईस्ट में 50,000 यूएस ट्रूप्स है अभी, बेस्ड ऑन ऑल एयर, नेवल एंड ग्राउंड ऑल्सो। बट एट द एंड ऑफ द डे अभी जो सिचुएशन है सब डिस्पर्स्ड हो चुका है, बिकॉज इनकी जो अटैक हुआ है इनकी बेसिस में वो यूएस को प्रॉब्लम हुआ है। तो दे आर नॉट टुगेदर, दे आर नॉट रियली एबल टू वर्क टुगेदर, दे इट्स कंप्लीटली डिस्पर्स्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अभी आपको कल भी मैंने बताया था, यहाँ पे पेंटागन 14 वर्सेस 18 सोल्जर का डेथ को लेके उन्होंने मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। आपको लगता है अमेरिका 100,000 ट्रूप वहाँ पे भेजेंगे? 100,000 अगर भेजेंगे भी, यहाँ पे ईरान का पॉपुलेशन 93 मिलियन है। उनको लगता है मुश्किल कि है, नहीं 100,000 उस यूएस टेरेन में जाके population फाइट जाके करना वहाँ बहुत पे, मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इसलिए अमेरिका के पास ऑप्शंस नहीं है डील के अलावा, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। और अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि हम साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाकर ईरान को किसी तरह से डील के टेबल पर ले आए। वो भी होता नहीं दिख रहा, क्योंकि ईरान के 9 करोड़ लोग खिलाफ हो गए। अब वहां की रिजिम डील करना भी चाहे तो लोगों का इतना प्रेशर है कि वो चाहकर भी एक डील पेज पर नहीं आ पा रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।